नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एनसीईआरटी के तारतम्य में हमारे अतीत के भाग 3 में इतिहास के 10वें चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 8 का पाठ्यक्रम है और कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में आज का जो चैप्टर है वो दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया पर बेस्ड है ना दोस्तों। तो ये इतिहास के तारतम्य में लगातार जो पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं उनका मकसद सिर्फ इतना है कि आपके बेसिक नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो सके, जिससे आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपकी जो क्लासेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये जो चैप्टर है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके और उन प्रॉपर एग्जामिनेशन में आप अपने काम को कंप्लीट कर सकें। बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अगर किसी बड़े एग्जाम की यूपीएससी एमपीपीएससी, तो इसके लिए बेसिक नॉलेज के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और इसी तारतम्य के लिए पूरा करने के लिए हमारे को आप सभी तक ये पाठ्यक्रम लेकर आने के लिए हमें सुझाव दिया गया है और इस सुझाव के तहत हम ये आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो मुहिम है ये और लोगों तक पहुँच सके और हम और आप मिलकर किसी अच्छे मुकाम तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं इस चैप्टर को। जो चैप्टर है इसका बेसिक नाम जो है वो है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः यह बात साफ दिखाई देती है कि ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की किस तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है। और संभवतः आपको यह भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं वही आपके विचार को भी प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव हुआ है और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास के किस तरह से जुड़े हुए हैं। औपनिवेशिक शासन में किस तरह के नए विचार, नए कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। आप पाएंगे कि जिन दृश्यों कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं उनमें से बहुत सारी कलाओं को जन्म उसी काल में हुआ था जिसका इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जियों, मीनारों और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें कोई मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थपरक मानव छवि या किसी देवी देवता की तस्वीर, मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छापी गई तस्वीर आदि इसी तरह के क्या है उदाहरण है। इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीकी में आए बदलाव पर विचार करेंगे। साम्राज्यवाद युग की कलाओं के रूप में इससे पहले ये चीज़ आपको दिखाऊं मैं। देखिए, ये जो मैं शुरुआत करी ये दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया ये चित्र है। तो ये जो मतलब पेंटिंग मूर्ति का जो मैंने अभी बात करी उसका यही मैंने बताया इसमें पढ़ के कि जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हो तो संभवतः यह बात साफ दिखाई नहीं देती कि ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है। तो ये वाली जो बात है वो सामने आपके इस चित्र से आती है। साम्राज्यवाद के ऊपर चलते हैं। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। 18वीं सदी में यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे, है ना। 18वीं सदी में यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ क्या आने लगे, भारत आने लगे। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियां और नई परंपराएं भी अपने साथ लाए थे और उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बेहतर लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा करी। ठीक है। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आंखों से चीजों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। यानी कलाकार जो बनाएंगे वही असली में जीवंत दिखना चाहिए। यूरोपीय कलाकार तेल चित्रों की तकनीकी भी अपने साथ लाए थे। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीकी से बहुत परिचित नहीं थे। तेल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली।
भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार जैसे एक जैसी चीज़ों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीर बनाई थी वे भी अलग अलग थे, परंतु प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति और उनके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। आइए साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को देखें। मनोहारी दृश्यों की चाह। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। यह मनोहारी का क्या अर्थ है? दरअसल इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाना था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली तथा मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। टॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के नवविजित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई हैं। कैनवास पर बने उनके विशाल तेल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। चित्र 2 डेनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नयनाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। इनमें एक जमाने की भव्य इमारत के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये इमारत अतीत के वैभव की याद दिलाता है। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो अब नष्ट हो चुकी हैं। चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश साम्राज्य शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती थी। देखिए कितना बढ़िया इसमें चित्र बनाया हुआ है। ये तेल चित्र है ना, जो यथार्थ में एकदम ओरिजिनल सा लगता है। दूसरा ये चित्र है कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट टॉमस एवं विलियम डेनियल द्वारा बनाया गया चित्र है। ये कलकत्ता का ये चित्र है ना। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डेनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी की आखिरी दिनों के कलकत्ता के असंख्य तस्वीरों में से बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आई थी। इस तस्वीर में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे थे। इसमें सड़कों पर जीवन की गहमा गहमी है और इसमें नाटकीयता और उत्तेजना है। चित्र 2 और 3 में गौर से अगर देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि डेनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है। चित्र 2 में भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। उसमें फकीर, गाय और नदी में चलता नौकाएं दिखाई दे रही हैं। इसके विपरीत चित्र 3 में ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है। इसमें तेजी से होने वाले बदलाव पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्राधिकार का चित्रण। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों में अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदमकद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रौब दाब को दर्शाने का भी एक आदर्श साधन थी। रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज्यादा जोर दिया गया हो, रूप चित्र कहलाता है। रूप चित्रण पोर्ट्रेट बनाने की एक कला कहलाती है। जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहान जोफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। सन 1780 के दशक के मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए थे और चित्र 4 और 5 में जोफनी द्वारा बनाए गए रूप चित्रों के 2 उदाहरण हैं। इनमें आप भारतीय नौकाओं और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लॉन को भी देख सकते हैं। इसमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत के दिखाया गया है।
वे अपने गोरे स्वामित्व की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिक के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं और दंभ पूर्वक बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों के केंद्र में कभी नहीं दिखते थे। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते थे। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों के से विशाल तेल रूप चित्र बनवाते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये चित्र नंबर 4 गवर्नर जनरल हेस्टिंग और उसकी पत्नी का वेडियर स्टेट की पृष्ठभूमि में बनाया गया ये पोर्ट्रेट योहान जोफनी द्वारा तेल चित्र बना है। ये सन 1784 का है। पृष्ठभूमि में भव्य औपनिवेशिक महत्व को देखिए, है ना। नेक्स्ट आता है 5वां, कलकत्ता के आरियल एवं डैशवुड परिवारों का चित्र योहान जोफनी द्वारा चित्रित तेल सन 1784 का है। टॉमस डैशवुड का विवाह शार्लट लुजिया आरियल से हुआ था और इस चित्र में उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की खातिरदारी करते हुए देख सकते हैं। इस चित्र में भारतीय नौकर चाकर चाय पेश कर रहे हैं। गतिविधि की तरफ गौर करें तो चित्र 4 और 5 को देखें। इसमें भारतीयों को किस तरह से कमतर स्थिति में दर्शाया गया है। अंग्रेजों के कपड़ों पर ध्यान दीजिए, उनसे क्या पता चलता है। तो इन चीज़ों को एक बार आप देखें, इससे आपको कुछ समझ में आएगा। आप इस पर जो है वो बता सकते हैं। आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात किए और राजाओं की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन नियंत्रित करने लगे। कुछ नवाब ने इस दखलंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेजों के राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों के साथ मेलजोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे। सन 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वे ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर आश्रित हो गए थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विलिसन नाम के 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने रूप चित्र बनाने का जिम्मा सौंपा और ये पेंटिंग्स इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की भेंट थी। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, परंतु इस रूप चित्र में वह खुद को एक शाही और रोबीले अंदाज में देखकर खुश हो रखते थे। चित्र 6 के में विलियम द्वारा बनाए गए उनके ये चित्र को देखिए। आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपना शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया है। ये चित्र है, आप इसे देख सकते हो। चित्र 6 आर्कट के नवाब मोहम्मद अली खान का चित्र जॉर्ज विलिसन द्वारा बनाया गया तेल चित्र सन 1775 का है। इतिहास को चित्रित करना साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेष्ठ श्रेणी है, जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता है। शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया जाता है। 18वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय थी। भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारतीयों में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। इन तस्वीरों में जो अंग्रेजों को यशगान होता है, उनकी सत्ता, उनकी विजय, उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र सन 1762 में फ्रांसिस हेमेन, देखिए चित्र देखिए कितना सुंदर है ना, फ्रांसिस हेमेन द्वारा बनाया गया था। इसमें लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। ये चित्र क्रमांक 7 है। अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। अंग्रेजों को यह जीत साजिश से मिली थी और साजिश की मदद देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमेन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण पर जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया है। इसमें मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य दिखाया गया है। प्लासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से मिलने आए। फ्रांसीसी हेमेन द्वारा चित्रित यह तेल चित्र सन 1762 का है। गतिविधि पर गौर करें तो चित्र क्रमांक
चित्र क्रमांक 7 और 8 को ध्यान से देखें तो चित्र क्रमांक 7 में क्लाइव को किस तरह दर्शाया गया है। चित्रकार ने अंग्रेजों की जीत को दिखाने के लिए कौन से तरीके अपनाए हैं। चित्र 7 और 8 में इंग्लैंड के झंडे यूनियन जैक को देखिए, इसमें इसी जगह पर क्यों चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र है, ये सेरिंगापाटम पर धावा रॉबर्ट केर पाटर द्वारा बनाया गया चित्र पेनोरमा तेल चित्र है। ये पेनोरमा तेल चित्र सन 1800 का है। ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापाटम अब श्रीरंगपट्टनम के युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक थे। आखिरकार सन 1799 में सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई। और चित्र क्रमांक 8 में आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने युद्ध के दृश्य को किस तरह दिखाया है, जिसमें अंग्रेज टुकड़ियां किले पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं और अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, दीवारें फांद रहे हैं, टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र जबरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रूप से पेश करती है कि अंग्रेजों की जीत का गौरवगान कर रही है। ठीक है, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतेह की लोक स्मृतियां गढ़ने का भी प्रयास किया है और उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। अंग्रेज फौजों का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर धावा बोलने वाले जनरल बेयर्ड का इस चित्र में बीचों बीच विजय भाव के साथ दर्शाया गया है। लालटेन में बेयर्ड पर रोशनी पड़ रही है जिससे वह सबको दिखाई दे रहा है। बाएं कोने पर टीपू का शव पड़ा हुआ है जो नीम अंधेरे में है। टीपू की फौज हार चुकी है, उसके शाही कपड़े फाड़कर फेंक दिए गए हैं। यह पेंटिंग मानो ऐलान कर रही है कि जो अंग्रेजों का विरोध करेंगे उनका यही हश्र होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी चित्र में लिखा हुआ है। गतिविधि चित्र क्रमांक 9 को देखिए। डेविड बेयर्ड की पत्नी ने डेविड विल्की को यह चित्र बनाने के लिए कमीशन किया था और उसने इसी तस्वीर क्यों बनाई होगी। दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे उनका क्या हुआ। भारतीय दरबारों में मौजूदा चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी। विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं। मैसूर के टीपू सुल्तान ने न केवल जंग में के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनका सांस्कृतिक और पारंपरिक परंपराओं का भी विरोध किया। वे स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते रहे। सेरिंगापाटम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र भित्ति चित्र लगे हुए थे। चित्र 10 में इसी तरह का एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में सन 1780 में पोलीलूर में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजी फौजों की धूल चटाई थी। ठीक है, ये दोस्तों चित्र है। गतिविधि की तरफ चले तो चित्र 9, 8 और 10 में तुलना करें। इन तस्वीरों की विषय वस्तु में आपको कौन सी समानताएं और फर्क दिखाई देते हैं। अगर आप अंग्रेजों से लड़ते नवाब होते तो आप कलाकारों से लड़ाई के कौन से दृश्य पर चित्र बनवाते, जहां आप हार गए थे या जहां आप जीते थे। क्या आपको चित्र 10 की भित्ति चित्र यथापरक दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है, जहां सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बैठा दिया था। पहले उन्होंने मीर जाफर को और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत की स्थानीय लघुचित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे अंग्रेजों को
अभिरुचियों और कला शैलियों को अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखें। और चित्र 11 में इस बात का उदाहरण है कि यह ईद के एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघुचित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। इस चित्र से उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया है जो नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध देती है। चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई पर इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त हो गई थी। अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारों का खर्च उठा सकें और उन्होंने दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सकें। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते? उनमें से बहुत सारे अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। यहाँ पे चित्र में आप देखें परिप्रेक्ष्य विधि का मतलब क्या होता है? ऐसा तरीका जिसके जरिए दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। ये परिप्रेक्ष्य विधि होती है। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त होती गई और ये दरबारी ऐसी स्थिति में नहीं रह गए कि चित्रकारों का खर्चा उठा सकें और उन्हें दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सकें। ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते? उनमें से बहुत सारे अंग्रेजों की शरण में जाने लगे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र है, ठीक है, इसमें एक ही साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सकें। वे भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीज़ें चाहते थे कि जिसे पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधों और जानवरों की, ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की, त्योहार और जुलूसों की, व्यवसाय और दस्तकारी की, जाति और समुदाय की पेंटिंग्स बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता था, परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र बनाते थे। आइए देखें कि दरबार के बाहर क्या चल रहा था। इस चित्र की तरफ देखें तो ये ईद के एक जुलूस में मुर्शिदाबाद के नवाब मुबारकुद्दौला सैलानी ब्रिटिश कलाकार जी फेरिंगटन द्वारा बनाए गए एक तेल चित्र की स्थानीय दरबारी चित्रकार द्वारा बनाई गई ये नकल सन 1799 से 1800 की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आप देखें। इस तस्वीर में ये तीनों युगल तंजौर इलाके के अलग अलग धार्मिक समुदाय को दर्शाते हैं। तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग सन 1830 की है। इस तरह की कंपनी पेंटिंग में लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दर्शाया जाता था और इन चित्रों में से इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि ये लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते या काम करते थे। ये चित्र केवल ऐसी महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते थे जिनके जरिए विभिन्न लोगों को समुदाय को बाहर के लोग आसानी से पहचान सकते थे। जिस तरह कंपनी चित्रों में विभिन्न प्रकार के भारतीय पौधों, पक्षियों और पशुओं को दर्शाया जाता था, उसी तरह मनुष्यों को भी विभिन्न व्यवसाय, जातियों और संप्रदाय के नमूनों के रूप में भी चित्रित किया जाता था। नई भारतीय लोक कला। 19वीं सदी में भारत में बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। बंगाल में कालीघाट स्थित मंदिर में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहाँ के स्थानीय गांवों में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ का नाम से कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत के कुम्हार और उत्तरी भारत के कुम्हार एक नई कला शैली विकसित करने लगे थे। वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे और उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतें और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार खुल रहे थे, शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे थे। ये चित्र आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है? खर्रा चित्र।
कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था। खर्रा चित्र कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में आप केवल खर्रा पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खर्रा पेंटिंग है। हनुमान और जम्बुवन के बीच युद्ध। हनुमान और जम्बुवन के बीच युद्ध कालीघाट पेंटिंग 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता कागज का जल रंग। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कलाकारों ने परंपरागत छवियों को भी आधुनिक रूप दे दिया। इससे हनुमान जूते पहने हुए हैं और उनका चलन 19वीं शताब्दी में बढ़ता जा रहा है। 19वीं सदी के पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों पर देवी देवताओं की तस्वीर बनाते थे। कालीघाट जाने के बाद भी वे इस तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब कालीघाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे थे और उसमें उनके तस्वीरों चित्रायामी दिखाई देने लगे थे, परंतु अभी भी उनकी तस्वीर यथापरक और जीवंत नहीं थी। दरअसल शुरुआती कालीघाट चित्रों में मुखर सुनियोजित अयथार्थवाद शैली स्पष्ट दिखाई देती थी, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थी। इसमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। सन 1840 के दशक के बाद कालीघाट चित्रकारों ने हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे, कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे जैसे समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलावों को उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों के रंगे साहबों की तरह सजे, सिगरेट पीते और कुर्सियों पर बैठे लोगों को इन नए शौकों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने पश्चिमी रंग के रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलाव के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय का अभिव्यक्त करते हैं। कालीघाट तस्वीरों में से बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाजारों में भी बेची गईं। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थीं और इसमें खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज में बदल दिया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों पे जो छापे बनते थे उन पर हाथ से रंग भर दिया जाता था और इस तरह एक ही ठप्पे में बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने लगे, जिनमें और भी ज्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे और इस तस्वीर को बाजार में बहुत कम कीमत में बेचा जाता था, यहाँ तक कि गरीब लोग भी इसे खरीद सकते थे। लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। अक्सर मध्यम वर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन, तेल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों और ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता आर्ट स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर में कलकत्ता में स्थापित की गई और सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्ति के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमकद तस्वीरें बनाई जाती थी। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थ परक होती थीं। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमियों में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियां, झीलें, नदियां और जंगल होते थे। दुकानों और सड़कों पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं जैसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। इस तरह इस तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिर में मुख्य रूप से सामने आई थी। हाथी पर बैठकर शेर का शिकार करता एक अंग्रेज कालीघाट पेंटिंग 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है, यह पेंटिंग इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि पटवा कलाकार भारत में अंग्रेजों के जीवन को किस तरह दिखाते थे। उपनिवेश में अंग्रेज शिकार का बहुत शौक रखते थे। उनके लिए यह एक ऐसा खेल था जिसमें वे अपने साहस व मर्दानगी का प्रदर्शन कर सकते थे।
जीवन अध्ययन, कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन। कुर्सी पर बैठा एक बाबू, कालीघाट पेंटिंग 19वीं शताब्दी। इस तरह की पेंटिंग में आप कलाकार के इस भय को साफ देख सकते हैं कि बाबू लोग पश्चिम की नकल करेंगे और स्थानीय संस्कृति की सारी अच्छी चीजों को छोड़ देंगे। यहाँ बाबू को एक मस्खरे की तरह दिखाया गया है, जो ऊंची एड़ी वाले जूते पहने अजीब नोकदार पायों वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, नल दमयंती की कहानी का एक दृश्य कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा निर्मित सन 1878 से 1880 के बीच का ये चित्र है। इस चित्र की तुलना चित्र 15 के साथ कीजिए। दोनों में कितना फर्क है? आपको कौन सा चित्र ज्यादा यथार्थपरक लगता है? आप ये चित्र देख सकते हैं। इसमें आगे पढ़ते हैं। इस तरह की लोकप्रिय तस्वीर भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनधारणा के इस इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे, और इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता को देवी के रूप में देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय झंडा लिए हुए होती हैं, और इस तस्वीर में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरण में चढ़ा रहे होते हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। काली कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा निर्मित 1880 के दशक में यह 1905 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई सिगरेट की एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है। इसमें आप देवी द्वारा मार गिराए गए दानों में ब्रिटिश सिपाहियों के सिर देख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल्लेखित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो चित्र है आप इसमें देख सकते हैं। भारत माता, ये एक प्रचलित तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरे की आंख से भारत के बारे में यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई बहुत सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। उनमें भारत की नाना प्रकार की तस्वीरें बनाई गई थीं। कुछ इस तरह के चित्र कई छाया चित्रकारों ने भी अपने कैमरे में कैद किए। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप से कई छाया चित्रकार भी भारत आने लगे थे, और उन्होंने तस्वीर खींची, स्टूडियो खोले और छाया चित्रकारी की कला को बढ़ावा देने के लिए छाया चित्रकारी से जुड़ी समितियों का गठन किया। उनमें से कुछ रूप चित्रकार थे जो अंग्रेज अफसरों की तस्वीर खींचने लगे थे। इन तस्वीरों में अंग्रेज अफसरों को रौबीले और ताकतवर अंदाज में दिखाया जाता था। कई छाया चित्रकारों ने टूटी फूटी इमारतों और मनोहरी भूदृश्यों की खोज में देश भर की यात्राएं की। ठीक उसी तरह उन छाया चित्रकारों ने जिनकी चर्चा हमने की, कई छाया चित्रकार ऐसे थे जो ब्रिटिश सैनिक विजय के दृश्यों को कैमरे में कैद करते थे, और इसके अलावा कई ऐसे छाया चित्रकार भी थे जो भारत में एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ की संस्कृति विविधता का दर्ज कर रहे थे। विलियम्स हार्डसन के नेतृत्व में घुड़सवार रेजिमेंट, जिसने सन 1857 के विद्रोह को कुचलने में एक अहम भूमिका निभाई थी। गौर से देखिए कि इसमें अंग्रेज अफसरों के बीच प्रभुत्वशाली मुद्रा पर में खड़े हैं, और जबकि उसके सिपाही इसके इर्द गिर्द खड़े हैं। चित्र 20 सती चौरा घाट, कानपुर, सैमुअल बुर्ने द्वारा लिया गया फोटो सन 1863 का है। सैमुअल बुर्ने सन 1860 के दशक के आरंभ में भारत आए थे, और उन्होंने कलकत्ता में बुर्ने एंड शेफर्ड के नाम से एक छाया चित्रकारी स्टूडियो की स्थापना की। यह कलकत्ता का सबसे प्रसिद्ध स्टूडियो था। इस फोटो की तुलना चित्र 2 के साथ कीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि चित्रकार और कैमरामैन दोनों ही खंडहर और तस्वीरों को आकर्षित कर रहे हैं। चित्र 21 बंबई की एक सड़क पर राष्ट्रवादी जुलूस विकारों द्वारा लिया गया छाया चित्र। 19वीं सदी के आखिर तक भारतीय छवि चित्रकार भी भारत की विविध छवियों देखने वाली तस्वीर खींचने लगे, और उनमें राष्ट्रवादी जुलूसों, सभाओं और लोगों के दैनिक जीवन पर चित्र खींचे गए थे। विक्टोरिया टर्मिनस, बंबई।
इस रेलवे स्टेशन का निर्माण सन 1878 से 1887 के बीच किया गया है ना, सन 1878 से सन 1887 के बीच किया गया। नई इमारत, नई शैलियां। ब्रिटिश शासन के साथ वास्तु शैलियों को भी बदलाव आया और इस शहरों को नई इमारतों के लिए नई शैलियों का आजमाया गया। चित्र 22 को देखिए, इसमें नुकीले मेहराबों और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई दे रही है। इसे गाथिक शैली कहते हैं। बंबई से 19वीं सदी के मध्य में बने ज्यादातर इमारतें इसी शैली की थी और इस तरह इमारतों की तुलना चित्र 23 में दिखाई दे रही इमारतों के साथ कीजिए। इसमें आप गोल मेहराबें और स्तंभ देख सकते हैं जो एक अलग वास्तु शैली का उदाहरण है। अंग्रेजों ने कलकत्ता में इस शैली का इस्तेमाल किया और यह यूनान व रोम की शास्त्रीय शैली पर आधारित है। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी इमारतें उनकी सत्ता और वैभव, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी व्यक्त करें। ये जो चित्र है ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता 1860 के दशक में निर्मित बना है। जो चित्र है ये उधर का है। राष्ट्रीय कला की चाह। 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच और गहरा संबंध स्थापित हो गया। अब बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? राजा रवि वर्मा की कला। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने के योगदान दिया। रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर और महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर भी संबोधित किया जाता था। उन्होंने तेल चित्रकारी और यथापरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की, परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिज पर उतारा। बंबई प्रेसिडेंसी में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये नाटकीय दृश्य बनाए थे। सन 1880 के दशक में रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे रजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपनी महलों की दीवारों रवि वर्मा के चित्रों से पाट दी थी। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई जो बंबई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया और यहाँ उनका धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। ये जो चित्र आप देख सकते हैं कृष्ण संधार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया ये चित्र है। ये कृष्ण संधान का चित्र है ना। राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर सन 1871 से 1951 के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र की प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने तेल चित्रकारी और यथापरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। जो अभी ऊपर छोड़ा उसको जरा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर आगे बढ़े तो ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये जो है ये मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया ये चित्र है। इसके बाद ये चित्र है कालिदास की कविता मेघदूत का निर्वासित यक्ष अवनींद्रनाथ का चित्र जलरंग 1904 का। इसमें धुंध भरी पृष्ठभूमि, हल्के रंग और किसी गाढ़ी रेखा की अनुपस्थिति साफ दिखाई दे रही है। यह शैली जापानी जलरंग भूदृश्यों और तस्वीरों को प्राय दिखाई देती है। चित्र 27 जातुग्रह दाह। पांडवों के
पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलन का चित्र, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित, जल रंग 1912। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। इस चित्र में लकीरों के लयपूर्ण बहाव, लंबे हाथ और भाव मुद्राओं को देखिए। अवनींद्रनाथ और नंदलाल केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण नाथ और नंदलाल केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पुरानी शैलियों में संशोधन किए और उसे अपनी ढंग से अपनाया। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह नंदलाल ने अपनी तस्वीर में त्रियामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया। अजंता के चित्रों में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। गतिविधि की तरफ देखें तो अपने कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक में भारतीय लघु चित्रों की जो छवियां देखी उन्हें चित्र 25 के साथ मिलकर देखिए। क्या आप इसमें कई समानताएं बता सकते हैं? दोनों चित्र में फर्क बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 25 को देखिए। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत्र लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 26 में जापानी चित्रों का और चित्र 27 में अजंता की शैली का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए, यह तय करने की कोशिश इसके बाद भी चलती रही। सन 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैली से अलग विचार रखती थी, जिसमें से कुछ लोगों को यह कला शैली भावनात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीर बनाने की बजाय असली जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला एवं जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जैसे यह बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई कला शैलियां आती रहीं। अन्यत्र की तरफ चलें। काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन। सन 1904 के ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व का आदर्श, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई थी। यह पंक्ति थी, एशिया एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व को मिलकर विरोध करना चाहिए। ओकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय पर जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर जोर दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। और उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यह पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला था। चित्र में देखें तो देवदार का पेड़ हासेगवा तोहाकू द्वारा चित्रित 16वीं शताब्दी का ये चित्र है। ठीक है, तो ये जो पूरे सिलेबस को अपन ने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा, इसमें आइए कल्पना करें, मान लीजिए कि आप चित्रकार हैं और 20वीं सदी की शुरुआती में एक राष्ट्रीय चित्र शैली विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। इस अध्याय में जिन तत्वों पर चर्चा की गई उनमें से आप किन किन को अपनी शैली में शामिल करेंगे, इससे आपने चयन की वजह बताएं। तो दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इस चैप्टर में जितनी जानकारी हमें मिली वो पूरी जानकारी आज दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया से जुड़ी हुई थी। हमने चित्र पढ़े, चित्रकलाएं पढ़ी, विभिन्न प्रकार की शैलियां, अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को पढ़ा, किस तरह अंग्रेजों ने अपनी पेंटिंग्स बनवाई, भारतीय मूल पर किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ा। बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें जाना और समझा। तो दोस्तों, ऐसे ही पार्ट, ऐसे ही चैप्टर्स आपके सामने लगातार आते रहेंगे। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा। कक्षा 8 का पाठ्यक्रम लगातार जारी है। इसमें इतिहास का जो चैप्टर है उसमें 10
10वां चैप्टर आज अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जितने जल्दी हो सकेगा लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।